हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आप लोगों के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी आंसर भेजा जाता है उसको किस तरीके से लिखना चाहिए, उसमें कौन सी कमियां हैं और उसमें अन्य चीज़ों को कैसे ऐड करना चाहिए, तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। और ये हमारा पार्ट 10 है। ऑलरेडी हमारे पार्ट 9 आ चुके हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहले हम इनके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इनके आंसर को पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखना चाहिए था और इन्होंने कौन कौन सी कमियां की हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अल-बिरूनी की किताब अल हिंद का भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इन्होंने उत्तर लिखा है, अल-बिरूनी की सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रचना किताब उल हिंद है, जिसकी रचना 1017 से 1030 के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित है। इसमें भारतीय जीवन के विविध पहलुओं को चित्रित किया गया, जैसे भारतीय परंपरा, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, जाति व्यवस्था, महिलाओं की अवस्था, अवनति स्थिति, भारतीय विधि प्रणाली। किताब उल हिंद से प्राप्त विविध क्षेत्रों की जानकारी निम्नांकित है। क्या है निम्नांकित जानकारी? इन्होंने लिखा है, सामाजिक स्थितियों में इसमें हिंदुओं को घमंडी व बाह्य जगत से कटा हुआ बताया गया। हालांकि इसमें विशेषकर ब्राह्मणों को अपने ज्ञान व विज्ञान पर बहुत घमंड है के बारे में बताया गया। जाति व्यवस्था, हिंदू समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। इसमें ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग व करदेता से मुक्त बताता है। इन्हें मृत्युदंड से छूट प्राप्त थी और इनके लिए सबसे कठोर दंड देश निष्कासन था। वैश्यों और शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाता। महिलाओं की स्थिति, सती जैसी प्रथा अस्तित्व में और विधवाओं को कड़ाई पूर्वक पुनर्विवाह से रोका जाता था तथा यातना पूर्वक जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है। पत्नियों को अपने पति तथा ससुराल से स्त्री धन प्राप्त होता था तथा इस पर उनका अधिकार स्वीकार किया जाता था। हिंदू धार्मिक व्यवस्था, हिंदू बहुदेववादी थे तथा इनमें मूर्ति पूजा प्रचलित थी। हिंदुओं ने ज्ञान विज्ञान और साहित्य की अनेक शाखाओं में उच्च कोटि का ज्ञान अर्जित किया तथा इनके पास प्रत्येक शाखा से संबंधित अनेक तथ्य उपलब्ध हैं। अल-बिरूनी ने भारतीय खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, धातुकर्म आदि के संबंध में लंबी ग्रंथ सूची दी है। अल-बिरूनी की जानकारी के स्रोत, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला विद्वान था। इससे अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिनमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वाल्मीकि, भगवद गीता, पुराण ग्रंथ आदि की रचनाएं उल्लेखनीय हैं और इन्हें समझने के लिए उसने भारतीय पंडितों से इस पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श भी किया। सीमाएं, इसके अध्ययन के स्रोत द्वितीयक हैं और पुस्तकी विवरण और दरबारी विद्वानों पंडितों से विचार विमर्श पर आधारित हैं। हालांकि यदि वह इन चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से देखता तो उसकी बातों में और अधिक प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता आ जाती तथा अल-बिरूनी का विवरण उत्तर भारत तक ही सीमित था। राजपूतों का वर्णन भी वह नहीं करता तथा पूर्वी भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता। उपयुक्त विवरणों को देखकर कहा जा सकता है, कुछ सीमाओं के साथ अल-बिरूनी का अध्ययन समकालीन समाज, धर्म, संस्कृति की जानकारी के लिए अमूल्य स्रोत है। आपने इस प्रश्न को लिखा तो है और आपने क्वेश्चन को टच करने की जो कोशिश की वो अंतिम पैरा में की है, जिसमें आपने ये चीज़ें बताई हैं कि इसका जो क्षेत्र है कहाँ तक सीमित है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और क्वेश्चन के अंतर्गत हमें आंसर कैसे लिखना है। जैसे कि आप देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अल-बिरूनी की किताब अल हिंद का भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन करें। जब भी हम इतिहास के स्रोत के रूप में किसी भी विषय का या किसी भी पुस्तक का मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। वो कौन सी बातें हैं कि जिनको हम इतिहास के स्रोत के रूप में अपनाते हैं? पहला, हम जिस विषय को इतिहास के स्रोत में लें तो उसमें तिथि बोध का होना आवश्यक है, यानी कि तिथि या तारीख का ज्ञान हो कि किस काल से किस काल तक की रचना है। दूसरी बात कि उसमें क्षेत्र बोध का ज्ञान हो कि उसकी क्षेत्र की सीमा क्या क्या है। तीसरी बात, उसमें जो राजा है या जिस वंश की वो जानकारी दे रहा है उसका एक क्रम हो। ऐसा ना हो कि एक राजा की कहानी है, बीच में दूसरे राजा की कहानी का कुछ पता नहीं, उसके बाद के राजा की कहानी का फिर से उल्लेख, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वंश का एक क्रम होना चाहिए। फिर है चौथा पॉइंट, उसमें तथ्यागत ब्यौरे हों, यानी कि जो फैक्ट हों वो काफ़ी अच्छे हों।
अगला पॉइंट है कि जो रचना वो लिखी जाए वो पूर्वाग्रह रहित हो। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि कोई दरबारी रूप में लिख रहा हो, कोई किसी की प्रशंसा में लिख रहा हो। जैसे आप रवि कीर्ति को देखोगे, आप पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख लिखने वाले को देखो, ये लोग क्या करते थे, अपने राजा की प्रशंसा में लेख लिखते थे कि हमारा राजा इतना चक्रवर्ती था, उसने 3 समुद्रों का पानी पिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो, तथ्यात्मक होनी चाहिए। ठीक। फिर है कि अभिजात वर्ग का वर्णन ही केवल उसमें ना हो, समाज के अन्य वर्ग के लोगों का भी वर्णन उसमें उल्लिखित किया जाना चाहिए। ठीक। और अंतिम है कि उसका दायरा सीमित ना हो, किसी एक क्षेत्र तक सीमित ना हो कि उत्तर भारत की वो जानकारी दे लेकिन पूर्वी भारत की कोई जानकारी ना हो, दक्षिण भारत की कोई जानकारी ना हो। उसको हम इतिहास के स्रोत के रूप में नहीं मान सकते। ठीक। अब जब आप इस फ्रेम के अंतर्गत इस पुस्तक का अध्ययन करोगे तो आप देखोगे इस फ्रेम के कुछ सांचों में तो अलबरूनी की ये किताबुल हिंद फिट होती है, बट कुछ सांचों में ये फिट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर देंगे वो पार्शियली सही देंगे कि कुछ हद तक तो इसको इतिहास के स्रोत के रूप में हम व्याख्यानित कर सकते हैं, लेकिन ये कल्हड़ की राज तरंगणी की तहत उतनी तथ्यात्मक या उतनी विवेचनात्मक या उतनी तर्कवत स्रोत पर आधारित पुस्तक नहीं है जितनी कि कल्हड़ की राज तरंगिणी थी। फिर भी हम पूर्व मध्यकाल के इतिहासकार की इतिहास की जानकारी के लिए इनकी पुस्तक का एक सहायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? आप निष्कर्ष ऐसे लिखोगे। अब निष्कर्ष तो मैंने बता दिया, आप इसको स्टार्टिंग कैसे करोगे। तो जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसकी जो पुस्तक है ना, पुस्तक का क्या नाम है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का आप सामान्य परिचय दे दोगे। सामान्य परिचय का मतलब कि ये अरबी भाषा में लिखी गई, ये 80 अध्यायों में विभाजित है, साथ ही इसमें प्रत्येक अध्याय किसी न किसी प्रश्न से उत्तरित होता है। और इसके स्रोत के रूप में इन्होंने किन किन चीज़ों को अपनाया, जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों को अपनाया, कुछ मौखिक स्रोत अपनाए, साथ ही कुछ प्रत्यक्ष रूप में जो देखा उनको अपनाया। समझ गए? आप ऐसे इसका परिचय दोगे। फिर आप बताओगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, कि किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है और किस प्रकार का वहाँ का धर्म है। जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे होगे, ये चीज़ें आपने बताई हैं, आप इनको क्रम से कर लीजिएगा। ठीक। लेकिन इसने कौन कौन सी चीज़ों को इंडिकेट नहीं किया या जिन चीज़ों को इसने इंडिकेट किया उनकी अपनी एक सीमा रही। जैसे आप देखोगे ये क्या करते हैं महोदय, ये तो कहते हैं कि बहुविवाह है, लेकिन ये बता देते हैं कि बहुविवाह बहुत ज़्यादा होता था। फिर ये क्या कहते हैं कि भारतीयों को धातु का ज्ञान नहीं था या विज्ञान का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आप देखोगे कि उस समय मूर्तिकला चरम अवस्था में थी, धातु की मूर्तियाँ। फिर ये कहते हैं कि जो भारतीय थे उनका दुनियादारी से कोई संपर्क नहीं था, वो अंतर्मुखी होते थे, यानी कि वो अपने देश से बाहर की चीज़ों को सोचते ही नहीं थे। और आपको पता हो कि इनसे पहले हमारे यहाँ रेशम मार्ग पे कुषाणों ने किस प्रकार शासन किया और उसके बाद के कई सारे राजाओं ने अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया। ठीक, उस चीज़ की जानकारी नहीं देते। ये साउथ इंडिया की जानकारी नहीं देते, केवल नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। और एक बात और, इनका जो अध्ययन का दायरा है वो पूर्व तक नहीं है, पूर्व की बातें नहीं करते। और मज़े की बात तो ये है, ये जब धर्म की बात कर रहे होते हैं, लोगों के एकेश्वरवादी और मूर्ति पूजा की बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त के ये शंकराचार्य को भूल जाते हैं, उनका उल्लेख ही नहीं करते। साथ ही इनकी जो जितनी जानकारी है वो सामाजिक क्षेत्र तक सीमित है। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर दिया। इसके अलावा ये वारामिहिर के बारे में बताते तो हैं, लेकिन आर्यभट्ट की आलोचना करते हैं। कहने का मतलब, और इन्होंने जिन स्रोतों को अपनाया, इन्होंने किस स्रोत अपनाए, इन्होंने धार्मिक ग्रंथों को अपनाया। और आपको पता है कि इतिहास के स्रोत के रूप में धार्मिक ग्रंथों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। कहने का मतलब इनके स्रोत उतने प्रमाणिक और प्रासंगिक नहीं जितने होने चाहिए। क्लियर? तो आप ये चीज़ें उल्लेख कर सकते हो। साथ ही ये क्या कहते हैं कि जो भारतीय लोग थे वो ज्ञान के पिपासु नहीं होते थे। अब आप बताओ, एक तरफ आप कह रहे हो कि वारामिहिर है, वारामिहिर है और आर्यभट्ट हैं, खगोल विज्ञान में लोग इतने परिपक्व हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि भारतीय लोग ज्ञान के पिपासु नहीं हैं। कहने का मतलब इनके लेखन में द्वंद्वात्मक है।
किसी एक निर्णय पर ये नहीं पहुंचते। हाँ, ये बात सत्य है कि इन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया वो आलोचना के साथ साथ सुधारवादी भी अपनाया, और इन्होंने खुद ही कहा है कि मैं जो ये रचना रच रहा हूँ मैं पूर्वाग्रह रहित होकर। और आपको एक बात बता दें, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति पूर्वाग्रह से प्रेरित होता ही होता है, कुछ बहुत पूर्वाग्रह होगा ही होगा, किसी का किसी धर्म के प्रति, किसी का किसी राजनीति के प्रति, या किसी का किसी समाज के प्रति। तो वही पूर्वाग्रह इनमें था। हालांकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके आधार पर ये कहा जाता है, ये खुद कहते हैं कि मैं पूर्वाग्रह से रहित था। इन्होंने क्या कहा है कि मैं जलते हुए नगर और ढहते हुए पूजा स्थलों के बीच ज्ञान की निष्पक्षता का एक नवद्वीप तैयार कर रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। जब ये ऐसी बात लिखेंगे तभी तो हम लोग इनकी बुक को पढ़ेंगे, है ना। ये सारी बातें बताते हैं। तो आप इनके इन आलोचना के बिंदुओं को लिखिए कि इनकी पुस्तक में ये एक कमियां थी। फिर आप बताइए इनकी पुस्तक का पहले की या बाद की पुस्तक से तुलना करते हुए, चाहे कल्लड़ की आप राजतरंगिणी से कर दो, चाहे बर्नी की पुस्तक से कर दो, चाहे मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, किसी से भी आप कर सकते हो, समझ गए। या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कर सकते हो कि इनमें और उनमें क्या कमियां रह गई थी जो इसमें नहीं है। हाँ, हम इनकी पुस्तक का सहायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इस चीज़ का उत्तर लिख सकते हो। और एक बात और लास्ट में कि इन्होंने उस समय की राजनीतिक दशा कैसी थी उस पर चर्चा नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि उस समय जो भारतीय राज व्यवस्था थी वो कैसे विखंडित थी, लेकिन जो उस समय की राजनीतिक प्रणाली थी कि राजा कैसा होता था, राजा की शासन प्रणाली कैसे होती थी, राजा राज्य कैसे करता था, उसकी नगर में लोगों का जो जीवन होता था वो राजा से प्रसन्न था या नहीं था, इन चीज़ों पे इन्होंने बातें नहीं बताई। क्लियर। और एक और बात है कि ये जब ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपवित्रता थी ही नहीं उस समय समाज में। और आप देखोगे उस समय अंत्यज जैसी जातियों का उल्लेख मिलता है। ये अलग बात है कि अंत्यज को इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर लिया गया था, लेकिन उस समय अपवित्रता जैसी विचारधारा विद्यमान तो थी, जो कि आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं। इसीलिए तो हमारे संविधान में आर्टिकल 17 आया, अस्पृश्यता का निषेध। क्लियर। तो आप ऐसे इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे, आपका आंसर पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाइए। जैसे कि आप ये सारी चीज़ें लिखे हो ना, तो आप इन सारी चीज़ों को, एक मिनट रुकिए, इसको मैं ज़रा साफ कर दूँ। यहाँ पे ठीक। हाँ, आप ये जितनी इतनी बड़ी भूमिका लिख रहे हो ना, आप इस भूमिका को यहाँ से थोड़ा कम करिए और इसको शॉर्ट में करिए। साथ ही आप क्या करिए कि आप यहाँ पे जो हेडिंग बना के लिखते हो, देखिए ये हेडिंग बनाने का आंसर ना ये बीए, एमए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें चलता है, यूपीएससी में नहीं चलता। आप कम से कम हेडिंग रखो, पैरा अच्छा रखो और अपनी लैंग्वेज को अंतर्ग्रंथित करो, मतलब इंटरलिंक करो। जैसे ये पैरा यहाँ से अलग हो रहा है और ये अलग हो रहा है, ऐसा मत करो। आप इसी को एक साथ इंटरलिंक करके लिखने की कोशिश करो कि आपके जो वर्ड हैं वो टूटे हुए ना लगे। समझ गए? टूटे हुए उनको नहीं लगना चाहिए कि इस पैरा की बात अलग कुछ कह रहा है, इस पैरा की बात कुछ अलग कह रहा है। आप इनको इंटरलिंक करते हुए लिखिए और कम से कम शब्दों में अपनी इन बातों को कहने का प्रयास करिए, ठीक। और रिपीट मत करिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया है कि आप हमेशा अपने आंसर में RIG फार्मूले को इम्प्लीमेंट करिए। जी का मतलब अपने उत्तर को इतना जनरलाइज मत लिखिए, ई का मतलब इरिलेवेंट फैक्ट मत डालिए और आर का मतलब रिपीटेशन मत करिए, ठीक। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।